शांति की एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हर कोने में उम्मीद, विश्वास और स्वागत की गूंज हो। अब कल्पना कीजिए कि वही जगह आतंक की चपेट में आ गई, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 17 जून 2015 की रात को चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना में अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल इमैनुअल चर्च एक और बाइबल अध्ययन बैठक की तैयारी कर रहा था। माहौल शांत था, जैसा कि कई अन्य बुधवार को होता था, लेकिन उस रात बुराई पहले से ही उनके बीच मौजूद थी। अगर आपको वास्तविक अपराध कहानियों, तर्क वितर्क वाले मामलों और दुनिया को हिला देने वाली घटनाओं का शौक है, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मामला देखना चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो प्रभावशाली कहानियों में रुचि रखता है, क्योंकि आज हम हाल के सबसे दर्दनाक अपराधों में से एक में गहराई से उतरेंगे। भक्तों में एक नया चेहरा आकर्षित कर रहा था। डिलन रूफ, 21 साल का एक श्वेत युवक, मंदिर में दाखिल हुआ। अजनबी होने के बावजूद उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। चर्च के सदस्य, जो सभी अफ्रीकी अमेरिकी थे, मेहमानों का स्वागत करने के आदी थे। उन्हें नहीं पता था कि वे किसी बुरे इरादे वाले को रास्ता दे रहे थे। डिलन उनके बीच बैठ गया, बातचीत में हिस्सा लिया, विश्वास और उम्मीद की बातें सुनी। बाहर से वह एक जिज्ञासु व्यक्ति लग रहा था, अंदर वह एक भयानक योजना बना रहा था। जैसे जैसे सभा बढ़ती गई, डिलन सब पर नजर रख रहा था। वह वहां पश्चाताप या साथ के लिए नहीं था। वह महीनों, शायद सालों से पाली गई योजना को अंजाम देना चाहता था। उसके लिए वह चर्च एक आदर्श निशाना था, जो अश्वेत प्रतिरोध, एकता और इतिहास का प्रतीक था। डिलन रूफ का जन्म 3 अप्रैल 1994 को दक्षिण कैरोलिना में हुआ था। उसका बचपन अस्थिरता, माता-पिता के तलाक, लगातार घर बदलने और संबंधित न होने की भावना से भरा था। बचपन से ही उसमें जुनूनी बाध्यकारी विकार के लक्षण थे। वह बार बार हाथ धोता और ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करता था। शांत रहने के बावजूद वह विनम्र था। दर्दनाक बदमाशी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन रिश्ते बनाने में उसकी दिक्कत साफ थी। डिलन की किशोरावस्था अशांत थी। वह माता पिता के घरों के बीच बदलता रहा, 7 अलग अलग स्कूलों में गया, कभी कहीं टिक नहीं पाया या स्थायी दोस्त नहीं बना पाया। उसका अलगाव बढ़ता गया, साथ ही शराब और ड्रग्स, खासकर गांजे का सेवन भी बढ़ गया। धीरे धीरे वह पढ़ाई से दूर होकर स्कूल छोड़कर अपनी ही दुनिया में सिमट गया। पारिवारिक स्थिरता की कमी और हर जगह एक अजनबी होने की लगातार भावना ने डिलन रूफ को एक अंतर्मुखी व्यक्ति बना दिया, जो शायद ही कभी अपनी भावनाओं को साझा करता था। घर पर अकेले, बिना किसी निगरानी के उसका समय बिताना अब और भी आम हो गया था। उसके पिता फ्रैंकलिन अनुशासन लागू करने की कोशिश करते थे, पर अपनी परेशानियों में उलझे रहते थे। उसकी मां अमेलिया आर्थिक भावनात्मक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही थी। डिलन रूफ समाज से अलग, गुमनाम, बिना सहारे बढ़ा। 2012 में ट्रेवॉन मार्टिन के मामले से मोड़ आया, जिसे जॉर्ज जिमरमैन ने मार दिया था। जिमरमैन के मुकदमे और बरी होने से देश भर में नस्लवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन और बहस छिड़ गई। डिलन ने उत्सुकतावश श्वेत और अश्वेतों के बीच हुए अपराधों की जानकारी के लिए ऑनलाइन फोरम खंगाले। उत्तर खोजने के बजाय उसे चरमपंथी समुदाय मिले, जिसने उसकी नफरत और नस्लवाद को भड़काया। वह स्टॉर्म फ्रंट जैसी साइटों पर जाने लगा, जहां उसने ब्लड 1488 उपनाम का इस्तेमाल किया, जो नवनाजी विचारधारा का स्पष्ट संदर्भ था। डिलन का अलगाव गहराया। घंटों अपने कमरे में बंद वह नफरत भरे फोरम देखता, नस्लवादी, हिंसक विचारों से भरा घोषणा पत्र लिखता रहा। उसका मकसद था अफ्रीकी अमेरिकियों पर हमला करना, सनसनी फैलाना और नस्लीय युद्ध शुरू करना। उसके अजीब व्यवहार के बावजूद उसे कट्टरपंथी बनने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। पेशेवर और अकादमिक मौकों की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया। डिलन ने एक वैकल्पिक डिप्लोमा से हाई स्कूल पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उपस्थित नहीं रह पाया। दिशाहीन होकर पिता ने उसे घास काटने, कीटनाशक छिड़कने जैसे अस्थायी काम पर लगाया। सारा पैसा शराब और ड्रग्स पर उड़ जाता था। खाली समय वीडियो गेम खेलने और ज्यादातर इंटरनेट चलाने में बीतता था। उसे अपनी ही तरह भटके वो सैल नौजवान मिले, जिससे नफरत का एक बुलबुला बना जो हर दिन बढ़ता गया।
डिलन ने बहुत बारीकी से हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने कई बार इमैनुअल चर्च का दौरा किया, सदस्यों की दिनचर्या को समझा और मंदिर में रहस्यमयी फोन कॉल्स किए। वह जानता था इस जगह पर हमला करना प्रतीकात्मक था। इमैनुअल चर्च संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने अश्वेत चर्चों में से एक था, जो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय की आस्था का प्रतीक था। अप्रैल 2015 में पिता से जन्मदिन का तोहफा मिलने के बाद डिलन ने कानूनी तौर पर एक 45 कैलिबर की ग्लॉक पिस्टल खरीदी। एक दफ्तरी गलती की वजह से नियंत्रित दवाओं को अवैध रूप से रखने का पिछला आरोप उसे हथियार खरीदने से नहीं रोक पाया। किस्मत उसके प्लान को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही थी। कई हफ्तों तक डिलन ने चार्ल्सटन की कई यात्राएं की, ऐतिहासिक बागानों और खुद चर्च का दौरा किया। वह देखता, समय नोट करता और भागने के रास्तों का मूल्यांकन करता। एक दौरे के दौरान उसने चर्च को फोन भी किया, लेकिन बातचीत का खुलासा कभी नहीं किया गया। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा असर डालना और ऐसी तारीख चुनना जब महत्वपूर्ण नेता मौजूद हों। उस रात डिलन चर्च में दाखिल हुआ, श्रद्धालुओं के बीच बैठ गया और बाइबल अध्ययन में हिस्सा लिया। समूह प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पर चर्चा और अनुभव साझा कर रहा था। एक पल ऐसा आया जब सबने प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी डिलन ने अपना असली इरादा जाहिर किया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली चर्च के पादरी और राज्य के सीनेटर क्लेमेंटा पिंकनी को लगी। जल्द ही चारों ओर दहशत फैल गई। कुछ ने मेजों के नीचे छिपने की कोशिश की तो कुछ ने भागने की। डिलन मंदिर में घूमते मेजों के नीचे से गोलियां चला क्रूरता से शिकारों को निशाना बना रहा था। कुल मिलाकर 9 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें समुदाय के नेता और ऐतिहासिक सदस्य शामिल थे। सिर्फ 3 लोग बचे, जिनमें से एक को खुद हमलावर ने छोड़ दिया ताकि वह कहानी बता सके। यह नरसंहार कुछ ही मिनटों तक चला, पर इसने परिवारों को तबाह कर शहर के इतिहास पर गहरा निशान छोड़ दिया। डिलन अपनी सारी गोलियां खत्म होने पर शांति से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ गया और भाग गया। नरसंहार के बाद डिलन अपनी कार में भाग गया। चार्ल्सटन पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे से भी कम समय में उस युवक को लगभग 400 किलोमीटर दूर उत्तरी कैरोलिना के शेल्बी में ढूंढ लिया गया। उसे बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी में अपराध का हथियार अभी भी मौजूद था। पूछताछ में डिलन शांत व पछतावा रहित दिखा। उसने घटनाएं ऐसे सुनाई जैसे वह मामूली बात बता रहा हो। उसने माना कि मिले प्यार के कारण वह हमले से हट रहा था, पर नफरत जीत गई। उसने असामाजिक व्यक्तित्व के लक्षण दिखाए, हालांकि उसका कभी आधिकारिक तौर पर निदान नहीं किया गया था। डिलन की गिरफ्तारी को मीडिया में बड़े पैमाने पर दिखाया गया। उदासीनता से हथकड़ी पहने युवक की तस्वीरें दुनिया भर में फैलीं। पूरा देश सदमे में डूब गया था और अमेरिका के कई शहरों में शोक तथा एकजुटता के प्रदर्शन हुए। नस्लवाद, हथियार नियंत्रण और चरमपंथ पर बहस तेज हो गई। यहां तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी इस त्रासदी पर सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ा। डिलन रूफ के मुकदमे पर मीडिया और अमेरिकी समाज ने करीब से नजर रखी। उसने वकीलों से मना कर दिया, अपना बचाव खुद किया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसे घृणा अपराध, हत्या और धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालने का दोषी पाया गया। सजा एक मिसाल थी, मृत्युदंड और लगातार 9 आजीवन कारावास, जिसमें पैरोल का कोई अधिकार नहीं था। मुकदमे के दौरान पीड़ितों के परिवार वालों को डिलन से सीधे बात करने का मौका मिला। कई लोगों ने दर्द जताया, पर उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से माफ कर चौंका दिया। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने राष्ट्र को प्रेरित किया और दिखाया कि नफरत के आगे भी क्षमा मुमकिन है। सजा के बाद भी डिलन मानसिक अक्षमता का दावा करते हुए अपनी अपीलें जारी रखता रहा। उसकी सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। वर्तमान में वह मृत्युदंड के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहा है। उस रात 9 जीवन समाप्त हो गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। इमैनुअल चर्च का समुदाय फिर से उठ खड़ा हुआ और अपने दर्द को न्याय और समानता के लिए संघर्ष में बदल दिया। नफरत ने एक समुदाय को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे विश्वास, एकता और क्षमा में प्रतिरोध मिला। इमैनुअल चर्च नरसंहार की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि पूर्वाग्रह और चरमपंथ आज भी वास्तविक खतरे हैं, लेकिन यह इस बात का भी सबूत है कि सबसे बड़ी त्रासदी के सामने भी
आशा और क्षमा की जीत हो सकती है। अगर कहानी ने आपको बांधे रखा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं अगला केस कौन सा देखना चाहते हैं। इसे किसी ऐसे के साथ साझा करें जिसे यह जानना है। इस तरह हम सब मिलकर पीड़ितों की याद को जिंदा रखते हैं और अतीत की गलतियों से सीखते हैं।